Hello everyone, this is Madhav Pathak, Assistant Professor, Department of Law, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Welcome to Sri Krishna University Digital Learning Classes. Today we are going to deliver a lecture upon MP Civil Judge Examinations, and we are going to elaborate the syllabus and strategy how to prepare for civil judge examinations in Madhya Pradesh judiciary. So as well as आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो एमपी सिविल जज पैटर्न है, एमपी जुडिशरी में प्रवेश का जो क्रम है वो 3 प्रकार से निर्धारित किया गया है, जिसमें पहला जो एग्ज़ाम है वो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो 150 नंबर 150 मार्क्स का आता है। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है 400 मार्क्स का, जिसमें 4 पेपर होते हैं, उसको मुख्य परीक्षा भी बोलते हैं, और एक 2 दिन में यह पेपर होता है और 2 दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। इस प्रकार से 100 नंबर के 4 पेपर होते हैं, वो 400 नंबर का रहेगा। तीसरा जो एग्ज़ाम है वो है आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू। पहला जब एग्ज़ाम आप क्रैक करते हैं, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, कट ऑफ के हिसाब से मेरिट बनती है, और ये एग्ज़ाम क्रैक करने पर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त होता है, जिसे मेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं। और 400 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में आपको आवश्यकता है कि अच्छे से अच्छा आप स्कोर करें, और स्कोर करने के बाद इस जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वह आपके इंटरव्यू में भी ऐड होते हैं। दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है। उस मेरिट के हिसाब से आप एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। अब बात आती है कि सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, चूँकि लॉ का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड होता है और उसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे लॉज होते हैं, तो उनमें से कौन से लॉज हम पढ़ें जिससे हम सिविल जज के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपको सिलेबस में 15 पेपर जो आपको पढ़ने पड़ते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, और यह जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह एग्ज़ाम 150 नंबर का है, जिसमें से 120 नंबर आपके लॉ पैटर्न से आने वाले हैं। जिस लॉ में आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और हर क्वेश्चंस के जो पैटर्न है, अभी तक जो एग्ज़ाम आता रहा है, उस एग्ज़ाम के आने में कुछ सीक्वेंस फिक्स हुआ है कि इस पेपर से इतने मार्क्स का पूछा जाए, एलेबरेट किया जाए। इसके अलावा मैंने आपको बताया 150 नंबर का यह पेपर होता है। 150 में से 120 लॉ से आते हैं, और 30 जो नंबर हैं वो भी 30 क्वेश्चन लिए होते हैं, और 30 क्वेश्चन में आपका 10 नंबर का इंग्लिश रहता है, जो जनरल इंग्लिश होता है, जो सामान्यतः हर व्यक्ति जानता है। दूसरा कंप्यूटर नॉलेज होता है, कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य कंप्यूटर के बारे में, और 10 नंबर आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से रहता है, जिसके बारे में पढ़कर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह आवश्यक है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, आपका पहला जो पेपर होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, भारत का संविधान। भारत के संविधान से यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। दूसरा जो मेजर सब्जेक्ट है वो सिविल प्रोसीजर कोड है, और जिसको हम हिंदी में सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसका वेटेज सिविल जज में सबसे ज़्यादा होता है, और ये 20 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसलिए सिविल प्रोसीजर कोड को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और एक अच्छी स्टडी आपकी होनी चाहिए जिससे आप इस 20 नंबर को अचीव कर सको। नेक्स्ट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये भी मेजर एक्ट है, जिसको हम एलएलबी में पढ़ चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यहाँ पर 8 नंबर का आता है, और 8 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, जो 7 नंबर का पूछा जाता है, और 1882 का ये एक्ट है, जिसको संपत्ति अंतरण अधिनियम भी बोलते हैं। यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आगे जो आता है सिविल पोर्शन का होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जहाँ से भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, केवल 44 सेक्शंस हैं, जिनमें से 42 रीड करने होते हैं, बाकी रिपील्ड पोर्शन में रहते हैं। तो यहाँ से भी 6 नंबर आप आसानी से अचीव कर सकते हो। 6 क्वेश्चन 6 नंबर।
इसके बाद सिविल पोर्शन का छठवां पेपर आता है लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा अधिनियम 1963, जहां से भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी बहुत छोटा एक्ट है, लगभग 28 सेक्शन, ऐसे तो 32 सेक्शन उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन 28 सेक्शन तक का ही पढ़ना होता है और 4 नंबर यहाँ से भी आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7th सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, रेवेन्यू प्रोसीजर भी बोलते हैं, रेवेन्यू लॉज के अंतर्गत ये आता है। और ये रेवेन्यू जो लॉज हैं यहाँ पर इनका वेटेज जो होता है वो 5 नंबर का है, कि 5 नंबर का आपका MPLRC आएगी, MP लैंड रेवेन्यू कोड, जिसमें लगभग 258 सेक्शन है, जहाँ से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 8वां जो पेपर आता है वो आता है MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961। ये भी एक छोटा सा एक्ट है और यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न 5 नंबर लिए रहते हैं। इसके बाद अब जो आने वाला सिलेबस है उस सिलेबस में जो 9वां सब्जेक्ट है और 10वां सब्जेक्ट है और 11वां सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट अभी तक 2023 तक इसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता के स्थान पर हम इंडियन पेनल कोड पढ़ते थे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के स्थान पर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा करते थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत हम इंडियन एविडेंस एक्ट को 1872 को पढ़ते थे। हम जानते हैं कि वर्ष 2023 में भारत सरकार ने 3 मेजर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किए जो ये दिखाई दे रहे हैं। अभी जस्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के जो सिलेबस रिलीज़ किए गए हैं उनमें इन विषयों ने IPC, CRPC और एविडेंस का स्थान ले लिया है। आगे आने वाली सिविल जज की नोटिफिकेशन में ये आप बिल्कुल 100% बात मानिए कि आगे चलकर ये 3 विषयों का समावेश आगे किया जाएगा, जिनका वेटेज आप देख पा रहे हैं कि इनका वेटेज ये रहता था अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय न्याय संहिता से लगभग 15 प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है और 15 प्रश्न 15 नंबर के होंगे। इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी 15 नंबर की यहाँ पे पूछी जाती है और 15 ही नंबर के 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 11वां पेपर जो आता है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, जहाँ से भी 15 नंबर के 15 क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो 5 नंबर का पूछे जाने की संभावना है और 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी जो करंट चेंजेस आए थे, इसके पहले वाली जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में पहले 12 पेपर हुआ करते थे, अब जो जुडिशरी है MP हाई कोर्ट है, MP हाई कोर्ट ने इन पेपर्स की संख्या 12 से 15 कर दी गई थी, जिसमें 3 सब्जेक्ट और ऐड किए गए थे। पहले जो पैटर्न था वो ये था कि 110 नंबर का लॉ आता था, उस 110 नंबर लॉ के अलावा 40 नंबर का GK GS का कंप्यूटर हुआ करता था। पिछले लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हुए MP हाई कोर्ट ने जो कंडक्ट कराए उसमें 3 सब्जेक्ट को बढ़ाकर GK GS के पोर्शन को कम कर 120 नंबर का लॉ कर दिया है, जिसमें जो 3 सब्जेक्ट बढ़े हैं वो 10 नंबर का वेटेज लिए हुए हैं। तो आने वाले जो अगले सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में 3 पेपर यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। 3 पेपर ये हैं आपके IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे और 4 नंबर क्वेश्चन लिए हुए थे। ठीक है, इसी प्रकार से एक आपने एक्ट सुना होगा पॉक्सो एक्ट, बच्चों के संबंध में, बच्चों के यौन उत्पीड़न के संबंध में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को JJ एक्ट भी हम इसको इस नाम से भी जानते हैं, जो भी 3 नंबर का और 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अब इसके बाद पोर्शन आता है, ये टोटल जो आप मिलाएंगे तो लॉ का पोर्शन 120 क्वेश्चन और 120 नंबर। यहाँ पे ये यदि आपके लॉ के पेपर अच्छे जाते हैं तो अभी जो कट ऑफ लास्ट टाइम तक आता रहा वो एक समय था जब 131 132 जनरल का कट ऑफ जाता था, 127 OBC का जाता था, SC का लगभग 120 के आसपास
जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है हायर जुडिशरी ने और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने की प्रथा डाली है, जिसके कारण से अब कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होने लगा है। लास्ट टाइम ये कट ऑफ 120 से नीचे भी जनरल में आया है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि लॉ पोर्शन आपका बहुत अच्छा है तो आपके कंपटीशन में सफल होने की पूर्ण संभावना है, लेकिन यदि लॉ पोर्शन में, लॉ पढ़ने में आप कहीं से कोताही बरतते हैं तो सिलेक्शन में संभावनाएं कम होती हैं। और मेरा मानना है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्री क्वालिफाई नहीं करते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो प्री क्वालिफाई करते हैं और मेंस तक पहुंचकर रुक जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे जिनका प्री कभी नहीं हो रहा होता, और जब उनका प्री होता है तो मेंस इंटरव्यू सारे पायदान क्रैक करके वह जुडिशरी में चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप प्री और मेंस दोनों पर्पज से करें। तो यहाँ पे बात आती है अब अगले पोर्शन की। अगला पोर्शन है जनरल नॉलेज, जो 10 नंबर का 10 प्रश्नों के साथ पूछा जाता है। अब ये 10 प्रश्न किस ग्राउंड से आते हैं, यहाँ पे ये ध्यान देना है। ये 10 प्रश्न आपको बताना चाहूँगा कि आपको मध्य प्रदेश का जो जीके है, जनरल नॉलेज, उसको कवर करके रखना है। मध्य प्रदेश की जो योजनाएं, मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ नई चीज़ें यदि आ रही हैं तो उनको विशेष तौर पर पढ़ें। दूसरा, जो चीफ जस्टिस हैं एमपी के, हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के, उन चीफ जस्टिस के बारे में विशेष तौर पर पढ़ना। लीगल अफेयर्स को विशेष पढ़िए। नए कोई लॉज आए हैं उनके बारे में भी पढ़िए। नए कोई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़िए। मोस्टली आपको यहाँ पे जो टच करना है वो लीगल पोर्शन को यदि आप टच करते हैं तो मैक्सिमम एमपी और लीगल पोर्शन को टच करने के बाद आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मिलने की पूर्ण संभावना है। दूसरा, करंट को जरूर पढ़िए। करंट में जो ओलंपिक्स हुए हैं, करंट में कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हुई है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या आपके विंबलडन्स वगैरह हैं, ठीक है, फ्रेंच ओपन है, इन सारी चीज़ों को हाँ, साथ में नोबेल प्राइजेस हैं या भारत के तौर पर कोई भारत रत्न है, इनको विशेष तौर पर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते ही हैं। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर नॉलेज में। तो कंप्यूटर नॉलेज 10 नंबर का है और 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा आपको हिंट करूँगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिट बाइट निब्बल लिब्बल ये वाले जो कंटेंट है ना 1024 से, ये सारी चीज़ें इनको विशेष तौर पे पढ़िए। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम को विशेष पढ़िए, ठीक है, MS ऑफिस के बारे में पढ़िए, शॉर्ट कीज़ के बारे में पढ़िए और शॉर्ट नेम्स के बारे में पढ़िए। यदि आप ये पोर्शन पढ़ लेते हैं तो आपको कंप्यूटर का बहुत अच्छा पोर्शन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। नेक्स्ट आते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज नहीं, जनरल इंग्लिश के पोर्शन। तो इंग्लिश के पोर्शन के लिए नॉर्मल सी बात है, इंग्लिश का की कोई थाह नहीं है, आप कितना भी पढ़ो जरूरी नहीं। तो यहाँ पे आप एक सजेशन आपको देना चाहूँगा, जब भी आप जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप लॉ के जो बैरेक्ट हैं उनको बाइलिंगुअल पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए उनका प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश में भी पढ़िए। इसके आपको 2 लाभ होंगे। 2 लाभ क्या होंगे? एक तो आपका वोकैब बढ़ जाएगी, क्योंकि वोकैब से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग्स, उसका जस्ट कुछ पास का अर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो यदि आप जनरल इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो इस पोर्शन को भी पढ़िए। साथ में लास्ट ईयर के पेपर्स को, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जो लास्ट ईयर के पेपर्स में इंग्लिश पूछी गई है, कई बार उसको भी रिपीट कर दिया जाता है, उन वर्ड्स को रिपीट कर दिया जाता है, तो उनको विशेष तौर पर पढ़ें। इवन सारे, चाहे लॉ पोर्शन हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंग्लिश हो, इन तीनों ही पोर्शन में आपको लास्ट ईयर के पेपर्स पर विशेष ध्यान देना है। इससे आपको 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा और दूसरा जो एग्ज़ाम सेट का पेपर सेटर है उसका कुछ ब्रेन आप पढ़ने में आसान हो जाओगे। जब आप 10-12 साल के पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपको लगता है कि ये पोर्शन अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और मे बी यदि आप अच्छे प्रॉपर कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, देन मेरी जो खुद का अनुभव है, आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तो आप ही बता दोगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लास्ट ईयर के पेपर्स पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि लगभग 70 से 80% तक तो आप यदि लास्ट ईयर के पेपर्स कर लेते हो तो वहाँ पहुँच जाते हो। 20% एक कंपटीशन होता है। बहुत से बच्चों का कहना होता है कि सर ये बच्चा पूरी
रात पढ़ता है और इसको 60% मिलते हैं, और मैं पूरे साल पढ़ता हूँ, मेरी 80% 85%, मतलब रात पढ़ने में। तो भाई जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो एक रात की नहीं है। वो जो 60 के बाद जो नंबर आते हैं ना, वो बड़े मेहनत से आते हैं। वो हो आपकी शार्पनेस है, आपका विषय पे पकड़ है। तो उन लोगों पर मत जाइए जो एक रात में पढ़ के पास होते हैं। आपको आवश्यकता है एक अच्छा कॉम्पिटिटर और टॉप लिस्टिंग में आने की। तो उसके लिए आवश्यकता है आप निरंतर अध्ययन करें, एक दैनिकचर्या बनाएं, उसके साथ पढ़ाई करें। लोगों को वॉच ना करें, आप अपने कंपटीशन पर, ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर बिल्कुल नज़रें गड़ा के रखें और अपनी कंपटीशन में विशेष ध्यान दें। तो ये पोर्शन मैंने आपको बताया कि ये जो टोटल पोर्शन था, तो ये आप देख पा रहे हैं लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, तो लॉ पोर्शन लिखा हुआ है यहाँ पे 120 मार्क्स का लॉ आना है आपका। जो मैंने 15 पेपर बताए आपको, ये 120 नंबर के हैं। जनरल नॉलेज आपका 10 नंबर का आ रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन आपका 10 नंबर का है, और जनरल इंग्लिश भी 10 नंबर की पूछी जानी है। इस प्रकार से 150 नंबर का आपका प्रारंभिक एग्ज़ाम होगा। प्रारंभिक एग्ज़ाम क्या है आपका? एक जस्ट एंट्री एग्ज़ाम है कि आपको सिविल जज में एंट्री मिलेगी। इसके मार्क्स आपके टोटल में, अर्थात जो सिविल जज की मार्किंग होनी है, ठीक है ना, व्यवहार न्यायाधीश की जो मार्किंग होनी है, उसमें ये अंक नहीं जोड़े जाते। ये समझ लीजिए, ये किसी यूनिवर्सिटी का फ्रंट गेट है जो आप यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं, लेकिन इसके नंबर नहीं जोड़ते। लेकिन यदि ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसकी प्रेपरेशन बहुत आवश्यक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, बहुत अच्छी तैयारी होती है उनकी, लेकिन क्रैक नहीं कर पाते। इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से जब व्यक्ति रुकता है तो बड़ा कठिनाई वाला काम होता है। इसलिए आप इसकी तैयारी बिल्कुल एकाग्र होकर करें और अपनी दैनिकचर्या को निर्धारित करके रखें। तो ये था आपका प्री का सिलेबस। इसके बाद आते हैं मेंस का सिलेबस के बारे में। तो मैंने जस्ट शुरुआत में आपको बता दिया था कि जो प्री का सिलेबस है वो 150 नंबर का है। मेंस का जो सिलेबस है वो 400 नंबर का है, और ये जो 400 नंबर हैं इनका टोटल स्कोर आपको क्वालिफाइंग के बारे में बताएगा कि आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, और इसका स्कोर ही इंटरव्यू के साथ जो मार्क्स होते हैं उनके साथ जुड़कर आपको सिलेक्शन दिलाता है, और यही चीज़ आपको बाहर कर देती है। तो प्री था क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, और ये था आपके स्कोर और सिलेक्शन में मदद करने वाला एग्ज़ाम। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम, इसमें 4 पेपर होंगे, जिसमें से आपने जो वहाँ 15 पेपर पढ़े थे ना, तो वो 15 पेपर में से 3 पेपर जो लास्ट में IT एक्ट, पॉक्सो एक्ट और JJ एक्ट, वो नहीं रहेंगे, बल्कि अब जो रहेंगे वो ये रहेंगे आपके जो शुरुआत के 12 पेपर थे, जो सीक्वेंस मैंने दिखाया था 1 to 6, वो था सिविल पोर्शन। तो सिविल पोर्शन आपका 100 नंबर का होगा, जिसको हम फर्स्ट पेपर बोलेंगे। दूसरा होगा ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशंस और समराइजेशन, ये दूसरा पेपर होगा। नॉर्मली क्या है, इसका जो एग्ज़ाम है वो जबलपुर में कंडक्ट होता है, और 2 दिन में ये एग्ज़ाम चलता है। मेंस एग्ज़ाम आपका 2 दिन चलेगा। पहले दिन सैटरडे में भी अधिकांशतः सैटरडे और संडे एग्ज़ाम होता है। तो सैटरडे आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर, मतलब सिविल पोर्शन का पेपर होगा, और ऐसे समराइजेशन ट्रांसलेशन का पेपर पहले दिन सैटरडे को होगा। दूसरे दिन 2 पेपर फिर से होंगे, जिसमें जो आपके सीक्वेंस में 7 to 12 थे वो थर्ड पेपर होगा आपका, और थर्ड पेपर आपका संडे को मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। और जो फोर्थ पेपर होगा वो जजमेंट राइटिंग का होगा, निर्णय लेखन का होगा, वो भी 100 नंबर का होगा, वो आपका संडे की दूसरी शिफ्ट में होगा। अब चलिए इसको एलैबोरेट तरीके से देखते हैं कि क्या क्या किस किस पोर्शन से पूछा जाता है। तो एक चीज़ और आप दिमाग में रखिए, जब आप सिविल जज की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी अच्छे से करनी है। वेटेज आप देखेंगे तो यदि दोनों के वेटेज को आप मिला लेंगे तो दोनों का वेटेज
आपको एक अच्छा स्कोर देता है। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो पूर्ण गंभीरता से पढ़ें, पूर्ण मनोयोग से पढ़ें, जिससे आगे चल के प्री में और मेंस में अलग अलग तैयारी ना करना पड़े। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि प्री एग्ज़ाम होने से लगभग 2 महीने बाद मुख्य परीक्षा देनी होती है, इसलिए आपको दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। चलिए प्रथम पेपर की ओर चलते हैं, जो आपको सैटरडे का मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। तो प्रथम पेपर में आप देख रहे हैं वही 6 सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको प्रीलिम्स एग्जाम में बताए थे। तो प्रीलिम्स एग्जाम में जो सब्जेक्ट थे तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ से लगभग 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 8-8 नंबर के पहला जो पैटर्न था, शुरुआत में जो पैटर्न था वो 8-8 नंबर के पूछे जाते थे। अब ये पैटर्न क्या हो गया, कुछ 8 का पूछ लिया जाता, कुछ 4-4 नंबर का पूछ लिया जाता, इस प्रकार से 16 पहुंचते। नेक्स्ट आता है सिविल प्रोसीजर कोड, सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं, 16 नंबर का प्रश्न होते हैं और ये राइटिंग करनी पड़ती है, आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। अब लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए आंसर का, यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगा। तो नॉर्मली क्या करना है, आपको सेक्शन के बारे में लिखना है, दूसरा उसको एसेंशियल एलिमेंट्स लिख दीजिए, उसके डेफिनेशन वगैरह, और डिसाइडेड केसेस यदि आपको याद हैं तो इन 3 चीज़ों में आप अपने आंसर को समराइज कर दीजिए। सेक्शन के साथ आप चाहें तो चैप्टर भी लिख सकते हैं और इनको एलेबोरेट करते हुए आप इसका आंसर लिख दीजिए, इट इज़ सफिशिएंट। ये एकेडमिक सिस्टम नहीं है जिसमें आपको 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पे 8 और 4 का आ रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि लगभग अपनी बात को 3 से 4 पेज, मतलब 1 पेज, 1 साइडेड, 1 पेज, 2 पेज एंड 3 पेज, इस प्रकार से 3 पेज में, 4 पेज में आपको अपने आंसर को समराइज करना है। गारंटी है अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स जजेस के द्वारा, एडीजे जो एग्जाम एडीजे जजेस वगैरह जो कॉपी वैल्यूएटर होते हैं वो अच्छे नंबर देते हैं। मैंने खुद वर्ष 2018 में एग्ज़ाम लिखा था और मैंने देखा कि उनका जो नंबर देने का तरीका है वो यही है कि आप सेक्शन अच्छा लिखते हैं, पूरे पॉइंट्स लिखते हैं। मेरा एक क्वेश्चन आर्टिकल 32 से पूछा गया था, तो मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने 3, उसमें 4 पॉइंट, तो मैंने 3 पॉइंट लिखे थे और 8 नंबर के पेपर में मुझे 6 नंबर उन्होंने दे दिए थे। मतलब ईच पॉइंट कैरी 2 मार्क्स एंड आई अचीव्ड 6 मार्क्स इन दैट आर्टिकल। तो ये एकदम क्लियर है कि यदि आप टू द पॉइंट लिखते हैं और जो पूछा गया वो लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्किंग होने की पूर्ण संभावना है। तो ये एक मैसेज था आपको। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये भी आपका 16 नंबर का है, तो टू द पॉइंट लिखिए और 16 नंबर यहाँ पे आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। थोड़े कुछ नंबर कटेंगे, लेकिन आप अगर अच्छा सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बस टू द पॉइंट लिखने की, बैरेक्ट के अकॉर्डिंग लिखने की आदत डालिए। इसी प्रकार से संविधान अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 16 नंबर का यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्देश संतोष अधिनियम, यहाँ से भी 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताइए आप, टोटल सेक्शन कितने, 42-44 का यदि आप डायरेक्ट रट लेते हो तो 16 नंबर आपके पके पकाए रखे हैं और कोई खास मेहनत नहीं हो, आसानी से आप इनको नंबर ले सकते हैं। इसी प्रकार से लिमिटेशन एक्ट से 8 नंबर का पूछा जाता है। तो ये देख रहे हैं आप कि एक चीज़ और रह गई है, शॉर्ट नोट्स भी ये टोटल मिला के आपको लगभग 88 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। और एक आता है शॉर्ट नोट्स का, तो शॉर्ट नोट्स आपके मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ से भी कोई 3-4 शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो 4-4 नंबर के 3 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने होते हैं और ये आपका पहला पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो सैटरडे मॉर्निंग शिफ्ट में होता है अधिकांशतः। तो इस प्रकार से ये पहला पेपर था। इसके बाद सेकंड पेपर पे आते हैं। तो सेकंड पेपर भी आपका 100 नंबर का होने जा रहा है और ये पेपर यदि आपने प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई करी है BA में, LLB में, तो यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो ये पेपर बड़े स्कोरिंग पेपर होते हैं, आपको बहुत अच्छा स्कोर देते हैं। और कभी यदि सब्जेक्ट कमज़ोर पड़ता है तो ये आपको एक अच्छा स्कोर दे देते हैं। 2 प्रकार के ऐसे की यहाँ पे बात की गई है, एक तो सोशल और एक लीगल। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, एकदम नीट क्लीन मानना, जो लगभग 1 साल के अंदर की कोई ऐसी घटना है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है या फिर कोई ऐसी योजना है तो वहाँ से आपको सोशल टॉपिक मिलेगा। लीगल टॉपिक जो बर्निंग इशूज़ हैं लॉ से रिगार्डिंग, उनको पढ़िए
और इसके अलावा यदि आप कुछ लीगल जो केसेस हैं, डिसाइडेड केसेस हैं, उनमें वो चीज़ें पूछी गई तो उनको विशेष तौर पे पढ़िए। देखिए, अगर अच्छा कॉम्पिटिटर होता है, आप कंपटीशन वालों के अच्छे वातावरण में हैं, तो आप आसानी से गैस कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोशल टॉपिक कौन सा है जहां से इस बार ऐसे आने की 90% संभावनाएं हैं। आपके जो कोच होते हैं, आपके जो सर होते हैं, गुरु होते हैं, वो आपको आसानी से बता देते बेटा इन टॉपिक्स को आप याद कर लेना, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ के जाना। तो यदि सोशल टॉपिक आपको बता देता हूँ कि वर्ष 2018 में जब मैंने मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था तो उस दौरान आयुष्मान योजना आई थी। आयुष्मान योजना के बारे में काफ़ी वातावरण में चर्चा थी, और वातावरण में चर्चा थी तो ये बिल्कुल स्टूडेंट्स एकदम फिक्स थे कि आयुष्मान योजना पर ऐसे आएगा ही, हुआ भी वही। अब आप चाहते हो कि इनमें अच्छे नंबर मिल जाएं, तो एक चीज़ और मेरे टीचर्स ने मुझको बताई है, मेरे जो कंपटीशन वाले फ्रेंड्स रहे उन्होंने बताया है कि जब कभी, और ये प्रकृति का नियम है कि जब कभी सब लोग एक ही चीज़ लिखते हैं तो एग्जामिनर का एक व्यू रहता है, वो कॉमन नंबर देते हुए चला जाता है। ये इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। और यदि आप कुछ यूनिक करते हैं तो हो उसके दोनों ही चीज़ें होते हैं, कभी उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव होता है। तो मैंने उस ट्रिक्स को अपनाया। सब लोगों ने आयुष्मान योजना पर ऐसे लिखा, मैंने जो ऐसे लिखा वो नोटा पर लिखा, ठीक है ना। तो दो ऐसे आए, एक आयुष्मान योजना और एक आई नोटा। तो मुझे लगा कि आयुष्मान योजना सब लोग लिख रहे हैं, मैं नोटा पर भी लिख सकता हूँ। तो जब भी ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऐसे का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। नॉर्मली इंट्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो उसके पहले क्या करना है आपको कोई कोटेशन यदि आपको आता है, कोटेशन, ठीक है ना, तो कोटेशन से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए महिलाओं के सशक्तिकरण पे आ गया तो आपको क्या करना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस कोटेशन से आप स्टार्ट करो। जो एग्जामिनर होगा ना उसको बड़ा अच्छा लगेगा, ये बच्चा बड़ा कल्चरल है, इंडियन ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, तो उसका मैसेज अच्छा जाएगा। तो आप कोटेशन से स्टार्ट करो, देन इंट्रोडक्शन लिख दो, उसका मीनिंग डेफिनेशन जो भी है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स लिख दो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका प्रभाव, और कंक्लूजन। इन टॉपिक्स को यदि आप उठा के कोई आंसर ऐसे लिख रहे हैं तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और यदि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिंक करके उस ऐसे के बारे में बता रहे हैं तो आपको ये नंबर, मेरा मानना है 17 से 18 तक चले जाएंगे, अगर आपने अच्छा लिखा और सामने वाले को जो आप बताना चाह रहे हो वो सीधा सीधा बता रहा है। तो ये सोशल टॉपिक, ये लीगल टॉपिक। इसके बाद आता है समराइजेशन लीगल। ये टॉपिक जो है समराइजेशन ऑफ लीगल हर व्यक्ति को और हर जज के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि समराइजेशन, जब आप जजमेंट लिख रहे होते हैं जज बन के, या कोई भी जज, न्यायाधीश निर्णय लिख रहा होता है तो उसको वादपत्र की प्रति, जवाब दावे की प्रति और आई हुई साक्ष्य के बारे में, एक मुकदमा होगा, एक केस होगा, एक सिविल सूट होगा, उस सिविल सूट को चलने में लगभग सालों लग गए हैं, और उस सालों चली न्यायिक कार्यवाही को एक जजमेंट में, निर्णय में समराइज करना आसान नहीं होता। इसलिए यहाँ पे इसका मोटिव समझिए कि कोई पेपर क्यों रखा गया। ये समराइजेशन इसलिए रखा हुआ है कि व्यक्ति अपनी बात को कंसाइज करके, समराइज करके लिखना जानता है कि नहीं। तो ये समराइजेशन में नॉर्मली क्या होता है, जब कोई आप समराइजेशन कर रहे होते हैं तो आपको अपनी बात को संक्षिप्त में रखना और कोई भी कंटेंट ना छूट जाए, ये भी प्रयास करना कि सॉल्ट एंड स्वीट तरीके से हम अपनी बात रख पाएँ। इसी प्रकार से जब समराइजेशन लीगल आता है, नॉर्मली ये लीगल समराइजेशन ही आते हैं,
तो जब समराइजेशन आता है तो आपको क्या करना है, पहले गंभीरता से, टाइम आपके पास कम होगा, उस टाइम को देखते हुए, वैल्यू को समझते हुए आपको उसको रीड करना है और उसको अपने शब्दों में लिख देना है। यदि आपने डिट्टो कॉपी किया तो भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आप जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं लगातार तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। इसका वेटेज भी 20 नंबर है। एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी। तो एक बहुत अच्छी बात इस एग्ज़ाम पैटर्न में रखी गई है। नॉर्मली लोग बाग बोलते हैं कि जो ट्रांसलेशंस हैं, हिंदी वाला इंग्लिश नहीं जानता, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं जानता। तो ये आपके लिए बता दें कि आपका दोनों लैंग्वेज पे कमांड होना आवश्यक है। जो बीएलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं, उन दोनों छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कानून का, मूल कानून का सहारा लेके काम करें और बेयर एक्ट को ज़रूर पढ़ें। बेयर एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के कन्वर्सेशन देखने होंगे, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये ट्रांसलेशन आपकी बाधा नहीं बनती, क्योंकि जो लॉ लिखा गया है उसमें हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश ज़्यादा इजी है। तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस के लिए आप कोशिश करें कि जो लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स आई हैं या लास्ट ईयर के जजमेंट्स आए हैं तो वो हिंदी इंग्लिश में आपको सॉल्व्ड पेपर में मिल जाएंगे। तो आप घर में बैठकर जब भी आप फ्री हों तो उनकी ट्रांसलेशंस लिखें। गलत होगा, हो सकता है मैं किसी ग्रामेटिकल पोर्शन में फंस जाऊं, हो सकता है मुझे ग्रामर चीज़ समझ में ना आए, तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा होता है, मुझे किसी ने बताया था, किताबें कभी झूठ नहीं बोलती और किताबों में लिखी हुई बातों पर संदेह भी नहीं करना होता है। तो उन ट्रांसलेशन को, जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स आई हैं ना, उन प्रॉब्लम्स को पढ़ लीजिए आप और उनसे ही ट्रांसलेशन करना चालू कीजिए। डेफिनेटली आपको हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये 5 पोर्शन थे, ये बड़े अच्छे पोर्शन हैं, इसको स्कोरिंग देने वाले क्वेश्चंस हैं और ये लगभग 100 मार्क्स के आते हैं। यदि आपका पहला पेपर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो यदि आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं और स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एक होता है टेबल वर्क, एक होता है फील्ड वर्क। तो जिसका टेबल वर्क बहुत अच्छा होता है वो हर फील्ड में दुरुस्त रहता है। फील्ड में जाके स्ट्रेटजी के साथ जब आप काम करते हो तो आपको कोई भी असफलता टच करने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब 100% आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इस पोर्शन में 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पेपर पे। थर्ड पेपर मैंने आपको पहले भी बताया, जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें से 7 to 12 तक की जो सीरीज़ थी वो मेंस का थर्ड पेपर बताता था। थर्ड पेपर में ये जो आप देख रहे हैं 6 पेपर यहाँ पे भी होंगे और ये संडे की मॉर्निंग शिफ्ट में जबलपुर में एग्ज़ाम होता है। तो पहला जो टॉपिक होगा आपका वो भारतीय न्याय संहिता से आपके 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से भी 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MP-LRC मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से भी 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम से भी 16 नंबर का। एक ये पोर्शन आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, परक्रम में लिखित अधिनियम। तो यहाँ पे बोल दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया, केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, 13 और 15। यहाँ से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 88 मार्क्स के तो ये रहेंगे आपके, जो आपने प्रीलिम्स में पढ़े। अब दोनों को जब पढ़ते हैं तो ये देख लीजिएगा किस में कंटेंट मेंस के हिसाब से है, किस में कंटेंट इतना है कि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। तो ये आपका 6 क्लॉज तक रहेगा। शॉर्ट नोट्स आएंगे आपके, इन्हीं में से कोई 3 पेपर से शॉर्ट नोट्स पूछ ले जाएंगे जो 12 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार से ये टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 100 नंबर का 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थर्ड पेपर रहेगा। इस पर यही है कि आपको स्ट्रेटजी बना के अपना प्रॉपरली एग्ज़ाम लिखें तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इसके बाद आते हैं 4th पेपर पर, जो आपका संडे इवनिंग शिफ्ट में होता है अधिकांशतः। तो ये कहें तो सार है, जो आपने लॉ पढ़ा, जो आपने समराइजेशन सीखा, जो ऐसे सीखा,
तो ये फोर्थ पेपर हर चीज़ को कंज्यूम करके आपकी परीक्षा करता है, दैट इज़ जजमेंट राइटिंग। ठीक है ना। जजमेंट राइटिंग एक समय था जब लोगों को बोलने में या जजमेंट लिखने में बड़ी समस्याएं होती थीं। मैं भी पढ़ता था उस टाइम पे 2012 में, और मध्य प्रदेश के अंदर केवल ऑनरेबल पीवी नामजोशी सर जजमेंट राइटिंग की क्लास लेते थे, और बड़ा कठिन समय हुआ करता था क्योंकि वो वृद्ध थे और जब समय मिलता था तो क्लासेस लेते थे। बहुत सारे बच्चे इंदौर शिफ्ट होते थे और इंदौर शिफ्ट होने पर वो जेएन का आना जाना रखते थे कि जजमेंट राइटिंग सीखने को मिल जाए, और बड़ी स्थितियाँ होती थीं और सफलता प्राप्त करना जजमेंट राइटिंग के मामले में बड़ा कठिन होता था, बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। अब आज के समय में आपको बता दूं कि एक कोई फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको जजमेंट में, ज़्यादा परेशान नहीं होना जजमेंट को लेके। एक आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना प्रारंभ करना है। मेन बात है कि यदि आपको लॉ का अच्छा नॉलेज है तो आप जजमेंट लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। सीपीसी के इशूज़ बनाने आपको आते हैं तो आप जजमेंट लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज के कंटेंट आपको पता है तो आप चार्ज लिख पाओगे, क्योंकि यदि भारतीय न्याय संहिता में जो परिभाषाएं दी गई किसी अपराध की, उस परिभाषा को आप नहीं जानते हो तो आप चार्ज डेफिनेटली नहीं बना पाओगे। इशूज़, यदि आप एसआरए को प्रॉपर तरीके से नहीं जानते, मतलब विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को प्रॉपर तरीके से नहीं जानते, तो आप सेटलमेंट ऑफ इशूज़ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आवश्यकता है कि आप सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से पढ़ें और उनको प्रैक्टिकल वे में लास्ट टाइम के कुछ जजमेंट्स रहते हैं उनको देख लें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। पहले जो जजमेंट लिखने का प्रोसीजर था वो थोड़ा सिंपल हुआ करता था। अब वर्तमान में यदि आप चाहते हो कि जजमेंट्स देखना है कि जज कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा कि आप एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कॉलम में चले जाइए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कॉलम में जजमेंट एंड ऑर्डर्स पे कई प्रकार के जजमेंट्स और ऑर्डर्स पड़े होते हैं, तो वहाँ से आप मेन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लीजिए, जान लीजिए, तो आपको जजमेंट राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इशूज कैसे बनाना है, लास्ट टाइम के पेपर निकाल लीजिए, उनको देखिए। देखिए कोई परफेक्टनेस तो नहीं होती, क्योंकि जज बनने के बाद भी जुडिशियल एकेडमीज़ में और ट्रेनिंग सेंटर्स में जज को जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप जूनियर डिवीज़न में सेलेक्ट होने जा रहे हैं तो ज़्यादा विशेष अपेक्षा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक फॉर्मेट आना चाहिए। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 4 पोर्शन इस 100 नंबर के पेपर में बांटे गए हैं। पहला बनाया उन्होंने सेटलमेंट ऑफ इशूज़, विवाद्यकों का निर्धारण। तो नॉर्मली जो सिविल की प्रॉब्लम्स होती हैं वो पहला होता है टाइटल डिक्लेरेशन, स्वत्व घोषणा। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ पोजीशन, कब्जा की प्राप्ति। तीसरा होता है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। ये मेन प्रॉब्लम होती हैं। उन प्रॉब्लम्स के आधार पर आपको किसी जो वाद पत्र आता है और जवाब दावा आता है उनको समराइज करके, दोनों को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको इशूज का निर्माण करना होता है। आप चाहें तो रेडीमेड इशूज भी पहले देख सकते हैं, उसके आधार पर आप इशूज बना सकते हैं। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको एमपी हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले कॉलम में मिल जाएंगी, उनसे इशूज देखिए। फिर आप जो अपडेटेड जो अभी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं सिविल जज में, उनको आप फॉलो कीजिए तो आपको आसानी से बनेगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप पत्र का निर्माण। देखिए आरोप पत्र के निर्माण में मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आरोप आप बना रहे हैं तो आपको चार्ज पोर्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो चार्ज बनाने के नियम है वो आना चाहिए। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं, जो अपराध हैं, उनके बारे में भी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तब आप चार्ज का निर्माण और उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। देन आता है सिविल जजमेंट राइटिंग और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। ये 40-40 नंबर के होते हैं और यदि आप फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। एक चीज़ और, जब आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इसमें एक्विटल होना चाहिए, इसमें कन्विक्ट होना चाहिए। यदि आपको आपके ब्रेन का 75% कह रहा है कि इसमें कन्विक्शन होनी चाहिए, तो आपको 25% को नहीं सुनना है, आपको उस क्रिमिनल जजमेंट में कन्विक्शन तक लेके जाना है उस मामले को। यदि सिविल में पूछा जा रहा है
तो सिविल में यदि आपको लगता है कि इसमें डिक्री बनना चाहिए, इसमें आदेश वादी के फेवर में होना चाहिए, हो सकता है आपको 75% ये लगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डिक्री ही बनाना है वहाँ पे। इसके रीजन क्या हैं? देखिए, जब आप किसी क्रिमिनल मैटर में जजमेंट लिख रहे होते हैं और आप कन्विक्शन दोष सिद्धि तक ले जाते हैं, तो जजमेंट का पूरा सीनरी क्लियर होती है, पूरा सीनरी फ्लो चार्ट की तरह एकदम सारा कुछ आप उसमें लिख पाते हो, जिससे जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि इसको सारा कुछ आता है। दूसरा, सिविल में यदि आप डिक्री तक मामला लेके जाते हैं रिलीफ में, तो ऐसी स्थिति में उस एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसको बच्चे को आता है। हाँ, जब आपको लगता है कि 25% कन्विक्शन नहीं होनी है, एक्विटल होना है, तो आप फिर उस स्थिति में लिखे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो अभी तक का अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैंने जाना है कि आपको सिविल में कोशिश करिए कि डिक्री बना के आए, मतलब वादी के फेवर में जजमेंट दें, और क्रिमिनल में हमेशा कन्विक्ट करने की कोशिश करें, दोष सिद्ध करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आप पूरे फॉर्मेट को फॉलो कर पाएंगे। एक और बात, जब आप सिविल का बना रहे हैं, क्रिमिनल का बना रहे हैं, तो क्रिमिनल के साथ चार्ज बनाएं, सिविल के साथ इशूज़ तो बनेंगे ही क्योंकि बीच में आएगा। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, तो डेफिनेटली आप 400 मार्क्स में वो स्कोर प्राप्त कर लेंगे जो आपको इंटरव्यू में ले जाएगा, इसकी गारंटी है। यदि आपका टेबल वर्क प्रॉपर है, आपने अध्ययन सुव्यवस्थित तरीके से किया है और आप सिविल जज को लेकर डेडिकेटेड हैं, तो आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, इसकी गारंटी है मेरी। इसके बाद आते हैं इंटरव्यू। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो देखिए, इंटरव्यू एक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाता है, आपकी सब्जेक्ट की कमांड चेक की जाती है, ठीक है। यदि आप लिखना चाहें तो पहला इसमें आपका जो टेस्ट होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने चालने का, अपने विषय को रखने का। तीसरा आपका सब्जेक्ट कमांड, ठीक है। ये 3 चीज़ें किसी भी चीज़ का इंटरव्यू हो बहुत मायने रखती हैं। आप क्या पहन के गए हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, दैट इज़ पर्सनैलिटी। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का, आपको बात रखने का, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना, बहुत हेजिटेशन में नहीं रहना, क्योंकि एक बड़ी जजेस की बेंच वहाँ इंटरव्यू के लिए बैठी होती है, इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए होते हैं और वो आपसे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं करते, लेकिन आपको अपना बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, ड्रेस कोड, ये आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड होता है सब्जेक्ट कमांड। ये 2 चीज़ें तो आपको बैठते ही वो समझ जाएंगे। तीसरा होगा सब्जेक्ट कमांड। यदि 2 चीज़ें अच्छी हैं तो आपको कहते हैं ना कि पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होता चला जाता, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता देन इट बिकम नेगेटिव। तो सब्जेक्ट की कमांड तीसरे बात पे आएगी। आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें ध्यान देना। एक जो क्वेश्चन कॉमन है वो कहता है आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं, आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न हर कैंडिडेट से पूछा जाता है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका यूनिक होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जब आपका यूनिक आंसर होगा तो अच्छा लगेगा। और ये बात भी आपकी जो ट्रुथ है, ठीक है ना, ट्रुथ को चेक भी करते हैं वो वहाँ पे जजेस होते हैं और उनका एक बड़ा अनुभव होता है। हाई कोर्ट जजेस भी बैठते हैं तो उनका एक बड़ा अनुभव होता है, वो देखते ही समझ जाते हैं ये व्यक्ति किस पर्सनैलिटी का है। तो पहली बात इस क्वेश्चन का, और जो बोल रहे हैं उसको सत्य बोलिए। कई इंटरव्यूज़ बड़े एंटरटेनिंग रहे। एक मेरे सीनियर थे, नाम नहीं लूँगा, उनसे पूछा गया था क्यों भाई आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उन्होंने बिल्कुल अपने
जो फ्लुएंट था उनने बिल्कुल बोल दिया हाँ सर, मुकदमा हुआ था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस दौरान 307 लगी थी। तो उन्होंने उसके कुछ नहीं किया, कोई परेशानी नहीं, 307 के ट्रायल के बारे में पूछ लिया, उन्होंने अपना ट्रायल बता दिया। इतने इंटरव्यू क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन जो कॉमन है वो ये है कि यदि आप जज हैं और आपके परिवार का कोई सदस्य आपके सामने किसी रिलीफ के लिए आया है, किसी मैटर में पकड़ के लाया गया, तो आप क्या करेंगे? तो इसका सीआरपीसी में आंसर दिया था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है कि यदि मेरे परिवार का, मेरी कनेक्टिविटी का कोई व्यक्ति मेरे सामने न्याय के लिए आता है तो मैं उस मामले को डील नहीं करूंगा, मैं अपने आगे वाली अथॉरिटी के पास उसको भेज दूंगा। ये आंसर रहता है, उसका सेक्शन भी बताना होता है। 479 था सीआरपीसी में, बीएनएसएस में भी दिया गया है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल रेडीमेड करके रखिएगा। आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं, आपका अपना खुद का आंसर होना चाहिए। हो सकता है मेरे पापा चाहते हैं तो ये बोल दीजिए, आपका खुद का अपना ओपिनियन है तो वो बोल दीजिए, जो भी आपको उचित लगे वो बोल सकते हैं, है ना। और ये यदि मैटर आता है तो क्या करेंगे, तो आपको 5 चीज़ों पर विशेष तौर पर इंटरव्यू में काम करना है। पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, 3rd सब्जेक्ट पर कमांड कीजिए, 4था आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं, 5वां यदि आपके ही समक्ष आपका कोई परिवार का सदस्य न्याय के लिए आया है तो आप क्या करेंगे। इन प्रश्नों के आंसर आपको रेडीमेड तरीके से, इसके अलावा कई क्वेश्चंस होते हैं उन पे भी ध्यान देंगे। तो ये 50 नंबर में आपको लेकिन सत्य बोलना है, क्योंकि यदि आपने सत्य नहीं बोला देन स्थिति क्या बनेगी, वो आपको पकड़ जाएंगे। जजेस हैं, रोज़ हाई कोर्ट वगैरह में 400 से 500 फाइल हैं, वो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 1-1 मिनट में निर्णय देके आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस जुडिशरी के एग्ज़ाम में यदि आप चाहते हैं तो आपको ट्रुथ बोलना पड़ेगा। और ये बड़ा अच्छा नोबेल प्रोफेशन है। दुनिया में सब लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन न्यायपालिका एक ऐसा पिलर है जहाँ पर लोगों को विश्वास है, आस्था है, और आप सिविल जज की ओर जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है इससे अच्छी और इससे बड़ी कुर्सी कोई नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि मृत्युदंड देने का पावर या तो ईश्वर का है या जज का है, किसी को जीवन दान देने का पावर या तो ईश्वर का है या जजेस का है। तो ये पोस्ट बड़ी गरिमामयी पोस्ट है, डिग्निटीफुल पोस्ट है, जिसमें सारा कुछ है, सब कुछ है, और एक अच्छी सैलरी भी है, अच्छा व्यक्तित्व भी है, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, धन जितना आवश्यक है उतना मिलेगा। तो ऐसी पोस्ट की तैयारी के लिए आप अग्रसर हों और अपने में स्किल डेवलप करें। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय यहाँ पर विधि के छात्रों को केवल और केवल शिक्षा नहीं देता, उनमें स्किलफुल एजुकेशन और उनको वाइब्रेंट बनाकर साउंड माइंड तैयार करके उनको आज के परिप्रेक्ष्य में तैयार करता है। ऐसी एजुकेशन श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से आगे के जो लॉ के लेक्चर्स हैं उनमें भी आप कनेक्ट रह सकते हैं और अपनी तैयारी को और अपनी एजुकेशन को, लीगल एजुकेशन को आगे नया मुकाम दे सकते हैं। आगे फिर से और वीडियो अपलोड होंगे, आप फिर से इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट सीरीज़ रहेगी तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।